नमस्कार साथियों, आज मैं मगध का उदय से संबंधित दूसरा वीडियो लेकर के आया हूं और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप इसके पहले जो वीडियो देखे हैं और लाइक किए हैं, सब्सक्राइब किए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों के पास भी पहुंचाइए, क्योंकि इसके लिए कोई कॉस्ट नहीं रखा गया है। अनअकैडमी में यह फ्री क्लास चल रहा है, यह बहुत बड़ी बात है। तो अधिक से अधिक लोगों के पास आप पहुंचाइए। और आप देखिएगा, परीक्षा में जब आप जाइएगा तो जो यह चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ से अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो आपका आंसर जो है वह बिल्कुल आसान हो जाएगा और आप उसको निश्चित रूप से सही करके आएंगे। हम लोग साथियों ब्रादर्स वंश के बारे में पढ़े हैं, हर्यक वंश के बारे में पढ़े हैं और हर्यक वंश में बिंबिसार तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब इसके बाद मगध के उदय में हर्यक वंश के यह शासक है, जिसमें अजातशत्रु उदयन, यह जो आप तीन देख रहे हैं, यह अयोग्य शासक थे। मतलब उदयन के बाद पतन की तरफ जो है वह अग्रसर होने लगता है यह वंश जो है। तो यहीं तक मुख्य रूप से हम लोगों को पढ़ना है और जो भी प्रश्न बनता है, आप क्वेश्चन बैंक होगा तो आप देखिएगा, तो यहीं तक जो है वह प्रश्न बनता है। हम लोगों ने पढ़ा कि बिंबिसार वैवाहिक संबंध का सहारा लेकर के अपने राज्य को सुरक्षित रखते हुए सफलतापूर्वक शासन किया और पूर्ण रूप से उसको सफल माना जाता है। साम्राज्यवाद की प्रक्रिया जो है यहीं से मगध का शुरू होता है और उसको आगे बढ़ाने का कार्य जो है अजातशत्रु के द्वारा किया गया। अजातशत्रु हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि अपने पिता की हत्या करते हैं और हत्या करने के बाद गद्दी पर आसीन हो जाते हैं। तो इन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इनका भी कार्यकाल लंबा ही है, 493 ईसा पूर्व से लेकर के 460 ईसा पूर्व। अब देखिए, पिता की हत्या करता है और गद्दी पर आता है। तो पिता की जब हत्या कर दिया और गद्दी पर आया तो कौशल राज्य जो था, जो मित्रवत संबंध कायम किया था बिंबिसार ने, वह नाराज हो गया और काशी का जो एक गांव मिला था बिंबिसार को, उसको कौशल ने वापस ले लिया। क्यों ले लिया? तो एक कहानी है यह कि जब बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु करते हैं, अपने पिता की हत्या, तो कौशल देवी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकी और कौशल देवी की भी मृत्यु हो जाती है। जब कौशल देवी की मृत्यु हो गई तो कौशल प्रदेश जो था वह इसका भी उत्तरदायी अजातशत्रु को ही मानता है। इसलिए मानता है कि अजातशत्रु अगर अपने पिता का वध नहीं करते तो हो सकता था कि कौशल देवी और अधिक दिनों तक जीवित रहती। इसीलिए नाराज होकर के वह जो एक गांव बिंबिसार को मिला था उसको वापस ले लिया गया। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु ने जब मांग किया, इनकार कर दिया गया, तब बिंबिसार गुस्से में आते हैं और विशाल सेना का गठन करके कौशल पर आक्रमण कर देते हैं। अंग को पहले मिलाया जा चुका था, महाजनपद को। अब बारी किसकी है? तो अब बारी है कौशल की। कौशल प्रदेश उत्तर प्रदेश में है। तो अजातशत्रु ने कौशल पर आक्रमण किया और विजयी हो गया। अजातशत्रु यहाँ पर विजयी हो जाते हैं। जब विजयी हो जाते हैं तो संधि किया गया और संधि शर्त के अनुसार कौशल की राजकुमारी वजीरा थी,
कौशल की राजकुमारी वजीरा के साथ अजातशत्रु का विवाह हुआ और इसने संपूर्ण काशी पर नियंत्रण कर लिया। इस तरह से कौशल जो एक महत्वपूर्ण महाजनपद के रूप में स्थापित था, अब वह आकर के मगध के अधीन हो गया। परीक्षा में पूछा भी गया है कि कौशल और वैशाली पर किस मगध के शासक ने नियंत्रण स्थापित कर लिया, तो आपको जवाब देना है और वह जवाब होगा अजातशत्रु। तो कौशल भी मिल गया। अब वैशाली से बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित किया था, मित्रवत संबंध स्थापित किया था। तो अजातशत्रु वैशाली के विरुद्ध भी अभियान कर देता है। लिखा हुआ पुस्तक में कहानी की तरह आपको याद होगा, हो जाएगा। अब अजातशत्रु यहाँ पर वैशाली, इसके विरुद्ध अभियान करते हैं। अब देखिए, वैशाली के बारे में पहले हम लोगों को जानना है। यह वैशाली जो है वर्तमान का हाजीपुर, इसके रूप में इसकी पहचान होती है और विश्व का प्रथम गणतंत्र इसी को माना गया है। तो पहला आपका एक पॉइंट बन रहा है यहाँ पर। अगर आपको परीक्षा में पूछे कि विश्व में पहली बार गणतंत्र की स्थापना कहाँ हुआ, एक तो वह भारत में हुआ, भारत के बिहार में हुआ और बिहार के वैशाली में। तो एक महत्वपूर्ण यहाँ क्वेश्चन आकर के मिल रहा है। और इसी वैशाली की आम्रपाली थी जो हम लोग चर्चा किए हैं, जिसको भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। आम्रपाली को क्या कहा गया है, आप लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़े हैं जो बिहार से संबंधित है। आम्रपाली को वैशाली का क्या कहा गया, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आम्रपाली को वैशाली का नगर वधु कहा गया है, तो वही यह वैशाली है। अब वैशाली से तो बिंबिसार का मित्रवत संबंध था, क्योंकि यहाँ की राजकुमारी चल्हना के साथ विवाह किया था बिंबिसार ने। लेकिन बात यहाँ पर यह आ गया कि चल्हना के दो और पुत्र हल और बेहल, यह थे और बिंबिसार हल और बेहल से बहुत अधिक प्यार करते थे, स्नेह करते थे। ऐसा पुस्तक में लिखा हुआ है कि मगध की गद्दी पर जो राजा बैठता था उसके लिए एक खास हाथी होता था और उसके लिए एक माणिक मुक्ता होता था। माणिक मुक्ता अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो गला में पहनने वाला हार, और वह मगध के शासक ही पहनते थे। बिंबिसार को वह प्राप्त हुआ था और इस समय बिंबिसार ने वह दोनों चीज इन लोगों के पास छोड़ दिया था, हाथी भी और माणिक मुक्ता भी। जब अजातशत्रु ने मांग किया, वैशाली ने देने से इनकार कर दिया। ननिहाल था हल एवं बेहल का, लिच्छवी या वैशाली, तो देने से जब इनकार कर दिया तब अजातशत्रु जो है इसके विरुद्ध अभियान करते हैं। यहाँ वैशाली में लिच्छवी भी लिख सकते हैं, लिच्छवी गणराज्य या वैशाली में गणराज्य की स्थापना। तो वैशाली के अंतर्गत यहाँ लिच्छवी विकल्प में कभी वैशाली दे देगा तो कभी लिच्छवी दे देगा। अब अभियान करते हैं, लेकिन हम पहले भी चर्चा किए हैं कि यह लिच्छवी गणराज्य जो था या वैशाली गणराज्य जो था वह संघ में संगठित था। और जब कभी भी संकट पड़ता था तो सभी गणराज्य मिल जाते थे, एक साथ हो जाते थे बज्जी के अधीन। बज्जी जो महाजनपद था तो काफी शक्तिशाली हो जाते थे। अजातशत्रु को यह अंदाजा था
कि संग में जब तक फूट नहीं डाला जाएगा वैशाली या लिच्छवी को पराजित नहीं किया जा सकता है। तो चाल चलता है अजातशत्रु कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था और इसने अपने मंत्री का नाम यहां लिख रहे हैं वश्यकार, इस वश्यकार को यहां भेज दिया, लिच्छवी भेज दिया या वैशाली भेज दिया। यह बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ थे और यह वश्यकार जो है लिच्छवी आते हैं या वैशाली आते हैं और संघ में फूट डाल देते हैं। अगर कभी परीक्षा में पूछे कि संघ में वैशाली या लिच्छवी के संघ में फूट डालने का कार्य किसने किया था, तोड़ देने का कार्य उन लोगों को किसने किया, अलग अलग कर देने का कार्य किसने किया, तो वश्यकार ने किया। और जैसे ही संघ में फूट पड़ा अजातशत्रु ने आक्रमण कर दिया और अजातशत्रु इसमें भी विजयी हो जाते हैं। तो दो महाजनपद का विलय या उस पर नियंत्रण करने का श्रेय किसको दिया गया, अजातशत्रु को दिया गया। दूसरा प्रश्न इसमें बनेगा, क्योंकि लोहे के औजार जो है वह बनने लगे थे, लोहा के बारे में पता जो है वह चल गया था, इसलिए पहली बार लोहे के औजार का प्रयोग, हथियार का प्रयोग अजातशत्रु के द्वारा किया गया। और वह किस राज्य के विरुद्ध किया गया, तो वैशाली के विरुद्ध किया गया था। और उसमें इसका प्रयोग सफलतापूर्वक करते हुए अजातशत्रु ने युद्ध में विजयमाला पहन लिया। उस हथियार का, उस औजार का नाम था रथ मुसाल। दूसरा महाशिलाकंटक, यही नाम है रथ मुसाल, रथ शब्द है इसमें, रथ जोड़ मुसाल। एक ऐसा रथ था जिसमें चारों तरफ अस्त्र शस्त्र लगे हुए थे और उस रथ को दुश्मनों के बीच में छोड़ दिया जाता था और वह गाजर मूली की तरह काटते हुए निकल जाता था। तो उसी को यहाँ पर रथ मुसाल के नाम से संबोधित किया गया है। महाशिलाकंटक, महा बड़े बड़े, शिला माने चट्टान, कंटक माने फेंकने वाला। महाशिलाकंटक यह एक ऐसा तोप होता था जो बड़े बड़े पत्थर को बहुत दूर दूर तक फेंक देता था। तो उसी को महाशिलाकंटक कहा गया है। इसी दो हथियार का प्रयोग करते हुए अजातशत्रु ने किस गणतंत्र राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया, तो वह था वैशाली, वह था लिच्छवी। और साम्राज्य का विस्तार जो है इसके समय में और अधिक हो जाता है। बिंबिसार और अजातशत्रु इन लोगों ने राजगीर को राजधानी बना करके शासन व्यवस्था को संचालित किया था। अब अजातशत्रु साम्राज्य का विस्तार करते हैं और इनको पुराण में इस अजातशत्रु को कुनिक कहा गया है। अभी तक यह पूछा नहीं है, यह कुनिक, यह तो परीक्षा में नहीं पूछा है किसको कहा गया, लेकिन अगर पूछ देगा तो यह अजातशत्रु को जो है वह कहा गया है। अजातशत्रु का सैन्य अभियान पूर्ण रूप से यहाँ पर सफल होता है, लेकिन इनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि जो है वह माना गया बौद्ध संगीति का आयोजन करना। अब आपसे हम यहाँ पर प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि मैंने वह चैप्टर जो है वह पढ़ा दिया है
केवल मेरा कार्य पढ़ा करके आगे बढ़ते चले जाना नहीं है, आपकी तैयारी कराना मुख्य उद्देश्य है। और उसी उद्देश्य को लेकर के मैं इस प्लेटफॉर्म पर आया हूँ, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर, कि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों के पास, साथियों के पास यह इतिहास का विषय जो है वह पहुंचे और आसानी से उसको आप समझ सके। जो इतिहास नहीं भी पढ़ते हैं, नहीं भी जानते हैं, उसमें भी रुचि जग जाए कि इतने आसान तरीका से इतिहास जो है वह समझा जा सकता है, याद किया जा सकता है। बिहार बीपीएससी की परीक्षा में सफल हुआ जा सकता है। बिहार दरोगा की परीक्षा में भी यह काम देगा। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के परीक्षा में भी काम देगा। यूपीएससी में भी यह काम देगा। मुख्य उद्देश्य हम लोगों का है बीपीएससी को लेकर के चला जा रहा है। तो आपसे मैं यहाँ प्रश्न पूछूंगा, अजात शत्रु के समय कौन सी बौद्ध संगीति हुआ? 1 2 3 4 5 इसमें से कौन सा हुआ? पहला बौद्ध संगीति का आयोजन इनके समय में हुआ था। दूसरा प्रश्न वहां बन जाता है, कहाँ हुआ? प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? बताइए आप कमेंट बॉक्स में, जल्दी जल्दी बताइए। राजगीर में हुआ। गिरिब्रज भी कहते हैं राजगीर को, बसुमती भी कहते हैं राजगीर को। आज भी राजगीर पर्यटन के रूप में बहुत अधिक विकसित होते जा रहा है बिहार में, और उसको विकसित करने का प्रयास भी किया जा रहा है। इसी राजगीर में बिहार में पहला फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय तो है ही, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय खेल अकादमी का बनाने का कार्य भी यहाँ पर शुरू हो गया है। इसी राजगीर में बहुत बड़े गुरुद्वारा, जब वह बनकर तैयार होगा तो पटना साहिब गुरुद्वारा से भी वह बड़ा गुरुद्वारा होगा। और पहले से तो विश्व शांति स्तूप जो है वह राजगीर में है ही। तो बहुत तेज गति से विकास जो है वह राजगीर का हो रहा है। और उसी राजगीर में अजात शत्रु के समय में उन्हीं की देखरेख में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। साथियों, अध्यक्ष का नाम आपको बतलाना है। कौन अध्यक्ष था? तो महाकश्यप जो थे वह अध्यक्ष थे। और यही सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि जो है यह अजात शत्रु की है, जो 483 ईसा पूर्व में इसका आयोजन जो है वह किया गया था। तो अजात शत्रु से यह महत्वपूर्ण बात है। मैंने पहले भी कहा कि अजात शत्रु ने अपने पिता का वध करके गद्दी को प्राप्त किया था। अब जैसा इन्होंने किया वैसा ही इनके पुत्र ने कर दिया। परीक्षा में हम पूछा जाए आपको, अगर आप नोट नहीं भी किए, कि बिंबिसार किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के। तो अजात शत्रु किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, क्योंकि इन्होंने बौद्ध संगीति का आयोजन कराया था। लेकिन इनके पुत्र उदयन ने इनकी हत्या कर दिया। अब उदयन अजात शत्रु की हत्या कर देते हैं। इसीलिए इतिहास में इस वंश को क्या कहा गया? इतिहास में इस वंश को पितृहंता कहा गया है। बीपीएससी में पूछ दिया है, पितृहंता वंश किसको कहा गया है? बीपीएससी में उदयन के बारे में पूछा जा चुका है, अजात शत्रु के बारे में, बिंबिसार के बारे में पूछा जा चुका है। और बीपीएससी में क्वेश्चन जो है वह दोहराया जाता है, यह आपको ध्यान देना है। तो फिर पूछा जा सकता है, दोहराया जा सकता है। अब उदयन यहाँ पर आते हैं। अब उदयन के बारे में थोड़ा सा हम लोगों को जानना है। तो यहाँ देखिए, उदयन से 2-3 प्रश्न बनता है और उसी में उदयन की कहानी समाप्त हो जाती है। तो ज्यादा हम लोगों को कहाँ याद करना है? बहुत ही संक्षिप्त याद करना है। उदयन से जो प्रश्न बनेगा वह होगा कि उदयन ने गंगा और सोन
गंगा और सोन नदी के संगम पर एक नए नगर का निर्माण कराया। और वह नगर कौन था? पाटलिपुत्र। तो यह बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसके द्वारा किया गया? उदयन के द्वारा किया गया। दूसरा, बीपीएससी में पूछा गया है कि पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या था? तो आप यहां देखिए, कुसुमपुर, यह प्राचीन नाम था। कुसुम ध्वज भी कहते हैं इसको। यूनानी लोग आए तो पाटलिपुत्र को उन लोगों ने क्या कहा? पालीब्रोथा। पालीब्रोथा किसने कहा? यूनानियों ने पालीब्रोथा कह करके संबोधित कर दिया। अगर परीक्षा में पूछे तो आप जवाब दीजिए। आगे जब हम लोग बढ़ते हैं, मध्यकाल में आते हैं, तो इस पाटलिपुत्र का नाम जो है वह परिवर्तित होता है। मुगल राजकुमार थे अजीम उस शान, यहां देखिए, अजीम उस अजीम उस शान ने इसका नाम बदल करके अजीमाबाद रख दिया अपने नाम पर। आज भी अजीमाबाद मोहल्ला जो है वह पटना में है। शेरशाह, बिहार के सपूत शेरशाह, पढ़ेंगे हम लोग आगे। जब मध्यकाल में बिहार का इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग शेरशाह के बारे में चर्चा करेंगे। और वह शेरशाह आते हैं, शेरशाह 1541 में पटना नाम रख दिया और इसको अपनी राजधानी बना लिया। और उसी समय से पाटलिपुत्र का नाम जो है वह पटना पड़ गया। तो यह है उदयन से संबंधित बात, और उसमें से इतना तथ्य जो है निकल करके सामने आ रहा है। आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं या नोट भी कर सकते हैं। मैं बहुत फास्ट में नहीं बोल रहा हूं। तो उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना किया और पाटलिपुत्र से इतना तथ्य जो है वह निकल करके सामने आ गया। कुछ भी पूछे पाटलिपुत्र से, अब आपको जवाब जो है बिल्कुल सही देना है, वह गलत जो है वह नहीं होना चाहिए। और आंसर दीजिए, मेरा भी हौसला बढ़ेगा कि हाँ, मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ, वह समझ में आ रहा है और आप उसको पॉइंट दर पॉइंट जो है याद करते जा रहे हैं, आत्मसात जो है वह करते जा रहे हैं। उदयन से दूसरा प्रश्न क्या पूछेगा कि सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया? तो यही आंसर हो जाएगा, उदयन। उदयन ने सबसे पहले मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। और इसके पहले कहाँ राजधानी थी? राजगीर राजधानी था। अर्थात उदयन ने राजगीर से राजधानी परिवर्तित करते हुए पाटलिपुत्र में राजधानी को स्थापित किया। तीसरा पॉइंट बनेगा उदयन से, किस धर्म का अनुयायी था? यह दोनों किस धर्म के? तो बौद्ध धर्म के। बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। यहां चेंज होगा, जैन धर्म का। यह उदयन जो है वह जैन धर्म का अनुयायी था। और 3 ही
पॉइंट जो है वह उदयन से बनता है। तो इससे आसान क्या चाहिए कि एक शासक के बारे में आप पढ़ रहे हैं और 460 से लेकर के 445 15 सालों के काल का अध्ययन हम लोग यहाँ कर रहे हैं और उसमें 3 ही क्वेश्चन याद रखना है। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने सबसे पहले राजधानी बनाया, पाटलिपुत्र को उदयन ने, और यह किस धर्म का अनुयायी था? तो जैन धर्म का अनुयायी था। इसके बाद यह कमजोर शासक हुए, अनिरुद्ध, मुंड, नागदासक। तो इन लोगों से प्रश्न नहीं आता है, इन दोनों से, लेकिन यह चूंकि अंतिम है नागदासक, तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो क्या जवाब होगा? नागदासक होगा। और नागदासक अंतिम शासक थे, इनकी हत्या कर दी गई नागदासक की। और हत्या करने वाला कौन था? शिशुनाग। इस शिशुनाग ने इस नागदासक की हत्या कर दिया। इस प्रकार हर्यक वंश जो है, यह वंश हर्यक वंश वह समाप्त हो गया मगध की गद्दी से, और एक नया वंश स्थापित हुआ जिसको इतिहास में शिशुनाग वंश कहते हैं। तो यही तथ्य जो था बचा हुआ था हर्यक वंश से, जो सबसे महत्वपूर्ण वंश माना गया है अब तक का। तो हर्यक वंश के बाद साथियों अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? शिशुनाग वंश। यह संक्षिप्त है शिशुनाग वंश, और कुछ ही पॉइंट अगर आप दिमाग में रख लेते हैं, बीपीएससी में आप सही बना करके आएंगे, यह मेरा अटल विश्वास है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और मैं इसको अब मिटा करके शिशुनाग वंश के बारे में यहाँ पर चर्चा करूंगा। शिशुनाग यही है शिशुनाग वंश। 412 ईसा पूर्व से लेकर के 345 ईसा पूर्व तक, बीसी तक यह लोग शासन व्यवस्था को संचालित करते हैं। और इसके बाद दूसरे वंश की स्थापना जो है वह हो जाता है। अब इसमें शासक जो आएंगे आप यहां देखिए, जैसे शिशुनाग, पहला शासक यही है, यह 412 यहां ला देंगे, 394 बीसी इसका शासन काल है। इसका पुत्र आएगा कालाशोक, 394 से 366 बीसी। और अंतिम शासक नंदीवर्धन, यह 345 यह ला देंगे हम लोग। तो यही 3 महत्वपूर्ण शासक हैं शिशुनाग वंश के, और इन लोगों ने भी मगध के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, सहयोग जो है वह प्रदान किया था। कैसे किया था आप यहाँ देखिए। पहला शासक है शिशुनाग। तो शिशुनाग ने हर्यक वंश को समाप्त करके शिशुनाग वंश की स्थापना कर दिया।
और इसी के नाम पर इस वंश का नाम जो है वह शिशुनाग हो गया। इसका काल मैंने यहाँ लिख दिया है। शिशुनाग जब गद्दी पर आते हैं, इनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है अवंती। यह अवंती जो है इसको विजित कर लेते हैं। मगध का प्रबल शत्रु था अवंती, और मगध जैसा शक्तिशाली महाजनपद था, और उसको विजित कर लेना यह बहुत बड़ी सफलता का परिचायक है, और इसका श्रेय जो है शिशुनाग को दिया जाता है। तो 2 पॉइंट यहां निकला, आपको ध्यान में रखना है। यह तो नहीं पूछेगा कभी कि शिशुनाग वंश की स्थापना किसने किया, क्योंकि यह शिशुनाग के नाम से संबंधित है, तो यह नहीं पूछा जाएगा। लेकिन यह जरूर पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस शासक ने मगध में अवंती को मिला लिया। तो वहां पर आंसर क्या होगा, शिशुनाग ने अवंती को मिला लिया। अवंती की 2 राजधानी थी, उज्जैन और महिष्मती। जब अवंती मिल गया मगध में, तो मगध का क्षेत्र और विस्तारित रूप जो है वह ग्रहण कर लेता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, शिशुनाग जब गद्दी पर आते हैं तो यह राजधानी परिवर्तित करते हैं, और पहले राजधानी कहाँ था, पाटलिपुत्र, और राजधानी यह परिवर्तित करके कहाँ बनाते हैं, वैशाली। तो यह आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन शासक था जिसने पाटलिपुत्र के स्थान पर वैशाली को राजधानी बनाया। तो वह शासक भी शिशुनाग थे। तो आसान हो गया। राजगीर पहले राजधानी था, उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, और उनके बाद जो हर्यक वंश के शासक थे पाटलिपुत्र को राजधानी बना करके शासन किए। जब शिशुनाग आते हैं तो पाटलिपुत्र के स्थान पर किसको राजधानी बना लिया, वैशाली को राजधानी बना लिया। तो 2 ही तो पॉइंट याद रखना है। अवंती को किसने विजित किया, वैशाली को किसने राजधानी बनाया, तो वह आंसर हम लोगों का हो जाएगा शिशुनाग। इनकी मृत्यु हो जाती है, और तब इनके बाद इनके पुत्र आते हैं जिनका नाम है यहाँ कालाशोक। 394 से 366 बीसी इनका काल है। कालाशोक से भी बहुत कम प्रश्न जो है वह बनता है। पहले तो पुराणों में इसको काक वर्ण कहा गया है, काक वर्ण, पुराण में इसको काकवर्ण कह करके संबोधित कर दिया गया। अब कालाशोक से भी 2-3 ही पॉइंट है, तो यह भी आसान है। पहला पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, बीपीएससी में पूछा गया है, किसने वैशाली से राजधानी परिवर्तित करके पुनः पाटलिपुत्र में स्थापित कर दिया। अब जैसे यहाँ राजधानी बदला था, अब वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। अब यह राजधानी हट गया, और इसका श्रेय किसको दिया गया, तो यह है कालाशोक। याद हो गया होगा। वैशाली से राजधानी परिवर्तित करके पुनः पाटलिपुत्र राजधानी कालाशोक ने बनाया। लेकिन इसकी सबसे महत्वपूर्ण जो उपलब्धि है साथियों, मैंने वो आप लोगों को पढ़ा दिया है पिछले वीडियो में, और यहाँ पर मैं आप लोगों से पूछूंगा, क्योंकि मेरा यह आदत है पूछना, आपको याद कराना, आपको परीक्षा में सफल कराना। तो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कालाशोक की द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कराना। अब तो आपके दिमाग में आया होगा द्वितीय बौद्ध संगीति का सब खाका, क्योंकि मैंने इसी बोर्ड पर आप लोगों को बताया था। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ, वैशाली में हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन, जिसको सप्तशतीका भी कहते हैं, 700 बौद्ध भिक्षु यहाँ आए थे। दूसरा, द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था,
द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? साबक मीर था। और इसी द्वितीय बौद्ध संगीति में पहली बार बौद्ध धर्म में विभाजन हुआ। थेरवादी और महासंघिक नामक संप्रदाय निकल करके सामने आ गया। तो यही तो महत्वपूर्ण पॉइंट है काला शोक से, और कोई महत्वपूर्ण पॉइंट जो है इससे नहीं बनता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। इसके बाद नंदी वर्धन आप यहाँ देख रहे हैं। इस वंश का पूछे कि इस वंश का अंतिम शासक कौन था, तो यह नंदी वर्धन थे। और नंदी वर्धन की हत्या की गई इनकी, और हत्या करने वाला जो व्यक्ति था वह था महापद्म नंद। यही थे। महापद्म नंद ने नंदी वर्धन की हत्या कर दिया, और इस प्रकार यह शिशुनाग वंश जो है वह समाप्त हो गया। मगध से इनका अस्तित्व जो है वह खत्म हो गया, और मगध के उदय में नंद वंश आया। महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना किया था। यह अब तक का सबसे महत्वपूर्ण वंश माना गया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखे हैं? नंद वंश अंतिम है, और इसी की चर्चा हम लोग यहाँ पर करेंगे। उसके बाद मगध का उदय चैप्टर जो है हम लोगों का समाप्त हो जाएगा। लास्ट में 4-5 क्वेश्चन मैं जो पूछता हूँ आप लोगों से पूछूंगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब अंतिम वंश नंद वंश, और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण वंश मौर्य वंश की बारी आएगी। तो यहां मैं लिख रहा हूं नंद वंश 444 344 होगा। यहाँ 344 से 321 BC नंद वंश। अब नंद वंश में जो शासक हैं महापद्म नंद, 344 से 334, और धनानंद 334 से 321 BC। तो दो ही तो शासक हैं, दो ही शासक के बारे में पढ़ना है तो यह भी आसान हो जाता है। मतलब मगध का उदय चैप्टर जो है वह बिल्कुल आसान है, अगर थोड़ा सा आप इस पर ध्यान दे देते हैं तब। अब यह 4 वंश मैंने यहाँ लिखा था, ब्रादर्थ, हर्यक, शिशुनाग, नंद वंश। तो विद्वानों का कहना है कि यह सबसे अधिक अब तक के संपत्तिशाली और शक्तिशाली वंश था। सबसे अधिक धन जो है इन्हीं लोगों के पास था। पुस्तक में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि इतनी धन संपत्ति थी, हीरा मोती जवाहरात सोना चांदी इतना था कि गंगा नदी के बीच में जो है कुआं बनाया गया, और उसी में धन संपत्ति रख करके उसको ढक दिया गया कि आक्रमण अगर कोई विदेशी करता है तो उसको वह धन संपत्ति जो है वह नहीं मिलेगा। यह पुस्तक की बात है, लेकिन इतना सभी लोग कहते हैं, सभी इतिहासकार कहते हैं कि यह अब तक का सबसे धनी वंश के रूप में माना गया। अब तक का सबसे शक्तिशाली, सबसे विशाल सेना अब तक के इतिहास में इन्हीं लोगों के पास था। इसके साथ यह भी कहा गया है ब्राह्मण ग्रंथों में कि यह लोग शूद्र जाति के थे, निम्न कुल के थे, अछूत थे। मतलब यह
नाई जाति से संबंधित थे। नाई जाति जो इस समय है उसी से जोड़ने का प्रयास किया गया है, लेकिन यह सिद्ध जो है वह नहीं होता है। कुछ विद्वानों ने यह कहा कि यह निश्चित रूप से शूद्र होंगे या निम्न कुल के होंगे, क्योंकि चाणक्य जो थे वह ब्राह्मण वर्ण के थे और उनका इन लोगों ने अपमान कर दिया था, इसीलिए यह शूद्र जाति के होंगे। जो भी हो, हम लोग परीक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ देखेंगे कि नंद वंश की यह स्थापना महापदम नंद के द्वारा किया गया। तो यह पूछा जा सकता है परीक्षा में, महापदम नंद, धनानंद, अग्रसेन, ऐसे करके विकल्प जो है आपको दिया जा सकता है। तो महापदम नंद ने नंद वंश की यह स्थापना किया। यह काफी शक्तिशाली व्यक्ति माना गया है। कई उपाधि है इसका, जैसे सर्व छत्रांतक, सर्व छत्रांतक की उपाधि इसने धारण किया। सभी क्षत्रियों का विनाश करने वाला इसका अर्थ होता है। इसके बाद अनुलंघित, अनुलंघित की उपाधि भी महापदम नंद के द्वारा धारण किया गया था। इसके बाद एक राट, ये परीक्षा में पूछा जाता है, आपको याद रखना है। इन तीनों में सबसे पहले इसको याद रखना है। एक राट की उपाधि किसने धारण किया? महापदम नंद ने धारण किया था। एक राट का मतलब यहाँ राष्ट्र। महापदम नंद ने अपने आसपास के सभी राज्यों को जीत करके एक राष्ट्र के रूप में परिवर्तित कर दिया, एक राष्ट्र के रूप में। और इसी उपलक्ष्य में एक राट की उपाधि जो है वह धारण कर लेता है। तो यह परीक्षा में पूछेगा, आपको याद रखना है। सबसे पहले महापदम नंद में, दूसरा परशु भी इसको कहा गया है, परशुराम से जोड़ा गया है और इसको परशु कह करके संबोधित किया गया है। महत्वपूर्ण तथ्य है। तो कई उपनामों से या कई उपाधियों से इसको सम्मानित किया गया या इसने स्वयं धारण कर लिया, जिसमें आपको सबसे पहले याद रखना है एक राट की उपाधि महापदम। अब दूसरा पॉइंट क्या बनता है, यह आप देखिए। पहला शासक कौन था जिसने कलिंग को जीत लिया? अशोक के पहले भी कलिंग को जीता गया था और यह महापदम नंद ही है जिसने कलिंग को जीता। तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा, पहला पॉइंट एक राट, दूसरा पॉइंट कलिंग को इसने जीत लिया। कलिंग की पहचान वर्तमान में ओडिशा राज्य के रूप में किया जाता है और कलिंग को जब यह विजित करता है तो वह सिंचाई व्यवस्था पर ध्यान दिया। पूछा गया है परीक्षा में कि सर्वप्रथम कलिंग में नहर निर्माण कराने का कार्य किसके द्वारा किया गया? तो क्या आंसर होगा? महापदम नंद ने नहर का निर्माण कराया था। तो दूसरा पॉइंट वह याद रखिएगा, कलिंग से यह जीन की मूर्ति, जैन धर्म की मूर्ति जिसको जीन कहा गया है, कलिंग से जीन की मूर्ति लाया और पाटलिपुत्र में उसको ला करके स्थापित कर दिया था, जिसको बाद में खारवेल यहाँ से ले जा करके पुनः कलिंग में स्थापित किया। तो यही 3 पॉइंट है साथियों। एक राट की उपाधि किसने धारण किया? महापदम नंद ने। कलिंग को सबसे पहले किसने जीता? महापदम नंद ने। कलिंग में सबसे पहले नहर का निर्माण किसने कराया? महापदम नंद ने। और
ये भी साथ में याद रख लेना, अभी तक पूछा नहीं है कि जिन की मूर्ति को उठा करके पाटलिपुत्रा में ला करके किसने स्थापित कर दिया? महापद्म नंद ने। तो शक्तिशाली यह लोग थे। अब साथियों, इसके बाद इस वंश का अंतिम शासक है धनानंद। तो धनानंद भी बहुत अधिक शक्तिशाली था। यह माना गया है कि इन लोगों की सेना में पैदल 2 लाख, पैदल सेना 2 लाख था। अश्वरोही 30,000, रथ सेना 4,000, गज सेना 2,000, 3,000 साथी, 3,000। यह 20 हो जाएगा, यहाँ गलती हो गया था, 20,000। पैदल सेना 2 लाख, अश्वरोही सेना 20,000, रथ सेना 4,000 और गज सेना यह जो है यह 3,000। विश्व में इतना विशाल सेना किसी के पास अभी नहीं था। उस समय की बात कर रहा हूं, तत्कालीन समय की। और इसी के बल पर इन्होंने साम्राज्य महाजनपद को साम्राज्य के रूप में परिवर्तित किया। अब जो है अंतिम शासक है धनानंद। धनानंद को यूनानियों ने, इस धनानंद को यूनानियों ने अग्रमीज कहा है। अग्रमीज कह करके संबोधित कर दिया है। यह गद्दी पर आते हैं, यह भोग विलास में ज्यादा जो है वह रुचि रखते थे और इनको अत्याचारी शासक के रूप में परिभाषित किया गया। पुस्तकों में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यह स्वर्णों को प्रताड़ित करने का कार्य जो है वह करते थे और अपने अहम में, अपने भोग विलास में ज्यादा से ज्यादा रुचि रखते थे। मतलब सरल शब्दों में कि अपने सामने किसी को भी कुछ नहीं समझने के लिए तैयार थे, और वह थे धनानंद। तो धनानंद अंतिम शासक थे इस वंश के, और यह वैसा काल है जिस काल में पश्चिमोत्तर भारत में विदेशियों का आक्रमण हो गया था और विदेशी लोग प्रवेश कर गए थे पश्चिमोत्तर भारत में, और पश्चिमोत्तर भारत पर नियंत्रण कर लिया था। तक्षशिला के निवासी थे चाणक्य, और उन्होंने सुन रखा था कि मगध का शासक जो है धनानंद वह काफी शक्तिशाली है, तो वह इनकी सहायता लेने के लिए पाटलिपुत्र आते हैं। कहानी में भी आप सुने होंगे कि चाणक्य धनानंद की सहायता चाहते थे यूनानियों को भारत से निकालने के लिए, और वह पाटलिपुत्र आए, लेकिन धनानंद ने भरे राज दरबार में उनका अपमान कर दिया, और उसी अपमान का बदला जो है कौटिल्य के द्वारा लिया गया। कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से इस वंश का अंत करा दिया और नंद वंश मगध से समाप्त हो जाता है और एक नए वंश की स्थापना होती है जो सबसे महत्वपूर्ण वंश था प्राचीन भारत के इतिहास में भी और बिहार के इतिहास में भी, और वह वंश था मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की हत्या कर दिया और इस वंश का अंत हो गया, और उसी के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश को स्थापित किया। और यहाँ से मौर्य वंश की कहानी जो है अब हम लोग पढ़ेंगे। साथियों, एक दो पॉइंट और यहाँ पर आपको जानना है। यह जानना है कि परीक्षा में पूछा गया है कि सिकंदर महान ने
जब भारत पर आक्रमण किया था तो भारत का शासक कौन था? तो यह धनानंद था। सिकंदर और धनानंद समकालीन थे। सिकंदर बढ़े चला आ रहा था और वह विश्व विजय करने के लिए निकला था और जीतते हुए वह आया। तक्षशिला में आम्भी ने उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया और 326 ईसा पूर्व में पोरस के साथ युद्ध हुआ। भारत के इतिहास में विस्तार पूर्वक इसकी चर्चा जो है वह की जाएगी। तो पोरस भी पराजित हो गए 326 ईसा पूर्व और उस युद्ध को हेडास्पजिस का युद्ध, यहां लिख रहे हैं हेडा अस्पजिज का युद्ध के नाम से संबोधित किया जाता है या वितस्ता का युद्ध भी उसको कहते हैं। तो इस युद्ध में सिकंदर महान ने पोरस को पराजित किया। तो कभी कभी पूछ देगा कि सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो 326 ईसा पूर्व में उसने आक्रमण किया था और पोरस को राज्य लौटा करके उसको मित्र बना लिया था। अब उसकी सेना फिर आगे बढ़ती है, तो आगे जब बढ़ती है तो नंदों की सेना से वह भयभीत हो जाती है। नंदों की सेना के बारे में उन लोगों ने सुन रखा था कि 2 लाख पैदल सैनिक और उसके बाद यह सैनिक हैं। तो ब्यास नदी के किनारे से वह वापस लौटते हैं। ब्यास नदी जो है, इस नदी से आगे बढ़ने से सिकंदर की सेना ने बिल्कुल ही इनकार कर दिया। सिकंदर ने जोश भरने का प्रयास किया। वही सेना आल्पस पर्वत को पार करके आ गई, हिंदुकुश पर्वत को पार करते हुए भारत में प्रवेश कर गई और यह ब्यास नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। तो इसी नदी से सिकंदर जो है किनारे से वापस चला जाता है। इसकी विश्व विजय की सपना भारत में आकर के टूट जाता है और यह नंदों की एक तरह से देन माना जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना शक्तिशाली धनानंद था। घमंडी स्वभाव का था, यह उसका एक अपना अलग व्यक्तित्व था, लेकिन सैन्य रूप से वह काफी मजबूत था। यह सिद्ध होता है कि सिकंदर जैसे महत्वपूर्ण शासक की सेना भी इसके सेना से डर जाती है। अब धनानंद की मृत्यु हो गई और सिकंदर यहाँ से जब वापस चले जाते हैं, तब मौर्य वंश मगध की गद्दी पर स्थापित होता है और मौर्य वंश एक विस्तृत चैप्टर है। जो भी बिहार से महत्वपूर्ण बात है उसकी चर्चा हम लोग मौर्य वंश के अंतर्गत करेंगे। बाकी की चर्चा हम लोग जब भारत का इतिहास हम शुरू करेंगे तो वहां पर विस्तार पूर्वक आपको पढ़ाया जाएगा। वह आपको केवल बीपीएससी में ही नहीं, यूपीएससी में भी आपको काम देगा। आप जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इससे बहुत सारे प्रश्न जो है वह बनते हैं। तो यही था आज साथियों मगध का उदय से संबंधित चैप्टर। आप इसका स्क्रीनशॉट जो है वह ले सकते हैं। यहाँ बहुत कम क्वेश्चन बन रहा है, महापद्मनंद से 3 बन रहा है। चूंकि यह अंतिम है धनानंद, तो धनानंद अंतिम शासक था जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हत्या कर दिया। धनानंद सिकंदर महान का समकालीन था और सिकंदर की सेना इसी की सेना से डर करके वापस भी चली जाती है। अब बारी है कि जो मैं आप लोगों से 4-5 प्रश्न पूछता हूं, वह प्रश्न पूछने का समय आ गया है। पूछे ना प्रश्न आप लोगों से। 1-2 मिनट में 5 प्रश्न का अगर आप जवाब देते हैं, 5 प्रश्न याद हो जाता है, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। और मैं वही प्रश्न पूछूंगा जो इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा है।
इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने बृहद्रथ वंश पढ़ा था और हर्यक वंश में बिंबिसार पढ़ा था। तो उसी से मैं 2-3 क्वेश्चन पूछता हूं। पहला, यहां पर आपको आंसर बतलाना है, बिंबिसार। बिंबिसार का राज्य वैद्य कौन था? आंसर आपको बतलाना है। आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन है। दूसरा, बिंबिसार ने किस महाजनपद को मगध में मिलाया? जवाब दीजिए यहां। तीसरा क्वेश्चन, राजगीर का वास्तुकार का नाम? आपको जवाब देना है यहां। चौथा क्वेश्चन, बिंबिसार ने किसके पास जीवक को भेजा? यह 4 क्वेश्चन का आप जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। मैं यहां लिख रहा हूं, बिंबिसार का राज्य वैद्य जीवक, यह आंसर होगा। बिंबिसार ने किस महाजनपद को मगध में मिलाया? तो किस महाजनपद को मगध में मिलाया? अंग को जीत लिया था। और राजगीर के वास्तुकार का नाम क्या था? महागोविंद। चौथा नंबर क्वेश्चन, बिंबिसार ने किसके पास जीवक को भेजा? अवंती के शासक के पास भेजा। और अवंती के शासक कौन थे? चंद्र प्रद्योत। इन्हीं की बीमारी के इलाज करने के लिए बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को अवंती भेजा था। तो यह महत्वपूर्ण बात है, आसान बात है, यह निश्चित रूप से आप लोग सभी लोगों को याद होगा। और मैंने यहाँ पूछा। अगला वीडियो हम पढ़ाएंगे मौर्य वंश के बारे में, जो बिहार से संबंधित है। और 4-5 प्रश्न जो है यहाँ से पूछेंगे, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। तो यह आपको ध्यान में रखते जाना है। वही प्रश्न मैं पूछूंगा जो बार बार बोल रहा हूँ कि परीक्षा में यह आता है। मेरा उद्देश्य है कि आपको यह याद करा दिया जाए वीडियो देखने के क्रम में ही, क्लास करने के क्रम में ही, और आप एकदम निश्चिंत होकर के जाएं कि इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न आएगा तो वह छूटने वाला नहीं है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट चाहें तो साथियों ले सकते हैं। अब यहाँ पर एक अलग से आप लोगों की बात, जो चैप्टर से संबंधित नहीं है लेकिन तैयारी से संबंधित है। तैयारी में जब आप लग गए हैं, कदम आगे आपने बढ़ा दिया है, तो कदम को पीछे नहीं करना है। यह माना गया है जो अंतिम समय तक लगा रहता है वह बीपीएससी में निश्चित रूप से पास होता है और वह अपनी मंजिल को प्राप्त करके ही घर जाता है। आप इस तरह से समझिए ना कि बीपीएससी में आप अधिकारी बन गए, पूरे बिहार में आपका नाम हो जाता है। कोई नहीं जानता है। जो आपको नकारात्मक दृष्टिकोण से देखता है वही आपसे मिलने के लिए आएगा और सकारात्मक दृष्टिकोण से बात करेगा। दूर दराज के रिश्तेदार आपसे रिश्ता जोड़ने के लिए आ जाएंगे
लोगों से कहेंगे कि यह तो मेरे दूर का रिश्तेदार है जो बीपीएससी में कंप्लीट कर गया, तो उस समय जो आपकी खुशी की अनुभूति होगी उसका कोई सीमा, उसका कोई मोल नहीं होता है। तो इतनी बड़ी चीज को हासिल करने के लिए थोड़ा सा तो मेहनत करना होगा, और वह आप ही को करना होगा। मैं तो यहाँ बतला रहा हूँ, बोर्ड पर आपको लिख करके बतला रहा हूँ, ये तो पुस्तक में भी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ बतलाने का मतलब, यहाँ पढ़ने का मतलब है कि बहुत सारी बातें आप नहीं पढ़े, उसमें से हम लोगों ने महत्वपूर्ण बात को निकाल करके आपके पास पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और चूंकि उसी में से प्रश्न भी आता है, तो कम समय में ज्यादा से ज्यादा तैयारी कराने का मकसद ही होता है कोचिंग में पढ़ना, कि आप बेमतलब का समय दूसरे में नहीं गंवाएं, बहुत सारी पोथियों का अध्ययन नहीं करें, जो महत्वपूर्ण बात है उसका अध्ययन करके और परीक्षा में पास कर जाएं। बहुत बहुत शुभकामना आप लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को वीडियो देखने के लिए। लाइक तो जरूर कीजिए, आप वीडियो देख रहे हैं बहुत सारे लोग, लेकिन बहुत सारे लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। यह बार बार कहना थोड़े अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी जब आप नहीं करते हैं तब कहा जाता है। लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, अच्छा लगे तभी कीजिए, और दूर दराज के विद्यार्थियों के पास इसको पहुंचाने का कार्य कीजिए। पुनः एक बार आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।